औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है यह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। कल हमने कोल की डिस्कशन की थी, उसमें कोल के बारे में हमने पढ़ा था, कोल की टाइप्स वगैरह के बारे में। आज इसमें हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोल के रिलेटेड टॉपिक है। कल अगर आप याद करें बेटा हमने वुड से स्टार्ट किया था, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस कोल और एंथ्रासाइट तक की फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। पेपर में आता है बेटा कि डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या एंड गिव इट्स मेजर प्रोडक्ट, और इसमें कौन कौन सी मेजर प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको आप एक्सप्लेन करें बेटा। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं बेटा व्हेन कोल इज हीटेड, जब आपने कोल को हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहां पे ये बात बेटा लाजमी लिखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर कर देंगे ना, प्रेजेंस ऑफ एयर या एयर की मौजूदगी में अगर आप इसको हीट करेंगे तो वो प्रोसेस हो जाता है बेटा कंबस्टन का प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आप नाम देंगे कि वो कंबस्टन का प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर रहे हैं कोल को और हाई टेम्परेचर आप इसे प्रोवाइड करेंगे बेटा, तो आपने लिखना है बेटा कि व्हेन कोल इज हीटेड इन दी एब्सेंस ऑफ एयर एंड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, साथ यहां पर आपने लिख लेना है बेटा कि साथ आपने प्रोवाइड करना है इसे हाई टेम्परेचर। तो जब कोल को आपने हीट किया है इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की रेंज आपने लिखनी है बेटा कि 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने इसे प्रोवाइड करना है। तो जो कोल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोल गैस, कोल तार एंड लास्ट वन कोक के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन जब आता है इसका मतलब आपने सेपरेट करना है कुछ चीजों को, और जब डिस्ट्रक्टिव कहा है तो आपने हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जब भी कोल को हीट किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड एट हाई टेम्परेचर रेंजिंग 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त आपके पास तीन प्रोडक्ट बनती हैं, एक कोल गैस की, एक कोल तार की और एक सॉलिड प्रोडक्ट बनती है जिसे आप नाम देते हैं कोक का। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट देखें ना बेटा, सपोज हम कोई ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर हमारे पास कोल आपने ऐड करवा दिया, जो कोयला वगैरह उसे आपने ऐड किया हुआ है, उसे आप हीट करना शुरू करते हैं बेटा। अब सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो वो पहले कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर और लिक्विड के बाद वो चला जाता है गैसेस के अंदर। जब आपने कोल को हीट करना शुरू किया, कोल लिक्विड में आया, लिक्विड से फिर कोल कन्वर्ट हुआ वेपर्स के अंदर। उन वेपर्स को आपने जब कंडेंस किया तो वो कन्वर्ट हुए लिक्विड के अंदर। जब वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुए उसको आप नाम देते हैं बेटा कोल तार। इसका मतलब कोल से जो लिक्विड पोर्शन हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास होता है बेटा कोल तार। जिन वेपर्स को आपने कंडेंस कर लिया था वो हमारे पास है बेटा कोल तार। और जो वेपर कंडेंस नहीं हुए थे, जो वेपर बाहर ही चले गए थे, उन्हें आप नाम दे देंगे बेटा कोल का। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोल गैस होगा ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो जब कोल को हीट किया, एक तो वेपर बने, उनको आपने कंडेंस करके लिक्विड के अंदर लेके आए, आपने नाम दे दिया कोल तार का। जो वेपर कंडेंस नहीं हुए, बाहर चले गए, एवेपोरेट हो गए, उन्हें आपने नाम दे दिया बेटा कि वो हमारे पास कोल गैस थी। अब कोल तार भी निकल गया, कोल गैस भी निकल गया, और जब बिल्कुल आपके पास जो कोल था वो जल गया, जलने के बाद एक सॉलिड फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है जिसे आप रेजिड्यू का नाम देते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा कि जब रेजिड्यू बच जाता है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास है, ब्लैक कलर का होगा, उसे आप नाम देते हैं बेटा कोक का। तो कोक हमारे पास आएगा बेटा सॉलिड फॉर्म में। तो जब आपने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, तीन प्रोडक्ट्स बनी, एक सॉलिड विच इज कोक, एक लिक्विड जिसे आपने कोल तार का नाम दिया है, और एक गैसियस फॉर्म में बनेगी जिसे आप नाम दे रहे हैं बेटा कि वो कोल गैस है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। अब ये जो कोल गैस है, कोल तार है, कोक, इनमें मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो कोल तार प्रेजेंट होता है इसकी मजीद आप एक डिस्टिलेशन करवाते हैं और उस डिस्टिलेशन का नेम होता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसकी आपने करवानी है बेटा डिस्टिलेशन, और ये डिस्टिलेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी से नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन यहां पर आप इसकी डेफिनेशन थोड़ी सुन लें कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आप हीट कर रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ एयर और सेपरेट कर रहे थे कंपोनेंट्स को। डिस्टिलेशन है, यहां पर भी आपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, लेकिन फ्रैक्शनल का वर्ड आया तो आपने कहना है बेटा कि एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसके अंदर आपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होगा, वो एवापोरेट होने लग जाएंगे। सपोज आप एक लिक्विड लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, सॉल्यूशन आपने बनाया, उसके अंदर सपोज तीन चीजें आपने ऐड की हुई।
आपने हीट करना शुरू किया, पहली चीज का बॉइलिंग पॉइंट आया वो एवेपोरेट हो गया, आपने उसके वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में अलग गेन कर लिया। आपने दूसरी को हीट करना शुरू किया, हीट करते रहे, दूसरा भी सेपरेट होगा, तीसरा भी सेपरेट होगा। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर दो चीजों को सेपरेट करवा रहे हैं, इससे आप बोलते हैं बेटा कि ये हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो जब आप कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, ये याद रखने बेटा कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई थी और कोल तार की अब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा रहे हैं। जब आप कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, ये आपको 217 एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं। 217 एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ इस कोल तार से बनते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा, जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो 217 एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं बेटा जब आप कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे, तो ये 217 एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं। अब आ जाए बेटा कि पाकिस्तान में 184 बिलियन टन कोल प्रेजेंट है बेटा। अब ये लिख सकते हैं बेटा कि कोल पाकिस्तान में क्या काम कर रहा है बेटा। कोल पाकिस्तान में 184 बिलियन टन प्रेजेंट है। लेकिन अब पाकिस्तान जो है ये कोल फार्मिंग कंट्रीज में या जिनमें कोल प्रेजेंट है उन कंट्रीज में पाकिस्तान पहले 5 नंबरों में भी नहीं आता। सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है बेटा अमेरिका में, रशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में भी पाकिस्तान से ज्यादा कोल पाया जाता है। मतलब पाकिस्तान में 184 बिलियन टन है, लेकिन पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में या कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में पाकिस्तान नहीं है। तो 184 बिलियन टन पाकिस्तान में होता है, लेकिन हम इसका करते क्या है बेटा, जो 184 बिलियन टन था इसका 80% हम यूज कर लेते हैं टू बेक ब्रिक्स। ब्रिक्स किसे कहते हैं बेटा, ईंटें बनाने के लिए। तो ईंटें पकाने के लिए हम यूज कर लेते हैं किसके अंदर बेटा, किलन के अंदर, भट्टों के अंदर हम इसे यूज कर लेते हैं। मतलब जो 184 बिलियन टन या 184 बिलियन टन कोल हमारे पास प्रेजेंट है, उसका 80% जो हिस्सा है वो हम यूज कर लेते हैं ईंटें बनाने के लिए। ठीक है, ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सम यूज इन डोमेस्टिक पर्पस, कुछ को घरों में यूज किया जा सकता है बेटा, एज अ फ्यूल के तौर पर आप यूज करेंगे। डोमेस्टिक का वर्ड यहां पर आएगा, मतलब आप इसे घरों में यूज कर रहे हैं। तो इसमें से 184 बिलियन में से 80% आप किलन में यूज कर रहे थे, भट्टों में यूज कर रहे थे, और कुछ को आप डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसी में लास्ट चीज है बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ कोल इन पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान कोल के बारे में क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। बाय सेटिंग अप ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, कोशिश की जा रही है। हम बार बार ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूल तो ऑलरेडी है ही नहीं। हमारे पावर जनरेशन में पावर की इलेक्ट्रिसिटी की आप देख रहे शॉर्टेज है, गैसेस वगैरह की शॉर्टेज है, ये देखें। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है बेटा कि कोल के जरिए पावर प्लांट्स कुछ ऐसे लगा रहा है ताकि कोल के जरिए हम पावर जनरेट करें बेटा। पावर प्लांट्स को लगा रहे हैं ताकि वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी गेन कर सकें कोल के जरिए से, क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोल है, सस्ता भी पड़ेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी हम गेन कर सकेंगे। तो पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि हम कुछ ऐसे पावर प्लांट्स लगा दें जो कि कोल बेस्ड हो, कोल के जरिए उनसे एनर्जी गेन की जा सके। अब बाकी जो इदारे हमारे पास है बेटा, हर जो हमारे पास प्रोविंस है, ये बुक थोड़ी पुरानी है। ठीक है, उसमें 4 प्रोविंसेस आप डिस्कस करेंगे, वैसे आप 5 डिस्कस किया था, इसमें साथ में गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, लेकिन बुक पुरानी है तो उसमें 4 का ही जिक्र किया गया। पहले आपने लिखना बेटा सिंध कोल अथॉरिटी, ये सिंध को रिप्रेजेंट करेगी बेटा जो कोल के रिलेटेड है। नेक्स्ट है बेटा के डायरेक्टरीज ऑफ मिनरल डेवलपमेंट, जो मिनरल डेवलपमेंट के मतलब अथॉरिटीज हैं या डायरेक्टरेट्स आप उसे नाम देंगे, वो केपीके भी हैं। आपकी बुक में अगर बुक पुराने एडिशन की होगी तो केपीके की जगह पर भी एनडब्ल्यूएफपी लिखा होगा, तो एनडब्ल्यूएफपी अब नहीं रहा, अब उसकी जगह पे वर्ड आया बेटा केपीके, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब। अब ये एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि जितना भी हमारे पास कोल आता है उनको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें। मतलब अब कुछ सेंसिबल वे में पाकिस्तान ने अपने कोल को यूटिलाइज करने की तरफ कुछ सोचने की कोशिश की है कि जो कोल हम सिर्फ भट्टों में ज़ाया कर रहे हैं उससे हम पावर जनरेशन में भी यूज कर सकते हैं, बाकी डोमेस्टिक पर्पस में, और फर्दर हम उसे इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने कोल का टॉपिक कंप्लीट किया है। आप लोगों ने इसे बेटा अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है ये बेटा, तो आपने इसे प्रिपेयर कर लेना है। अभी ना एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारे कोल के रिलेटेड हमारे रिसर्चर ने बताई है, क्योंकि ये जब लेक्चर हो रहा होता है तो सिर्फ कोई एक अकेला टीचर नहीं खड़ा होता, पूरी एक टीम यहाँ पे बैठी हुई होती है। तो हमारे रिसर्चर ने बताया कि अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है पाड़ा चनार। ठीक है, पाकिस्तान अपना कोयला नहीं निकालता, ये अपना कोल हम अपनी गंदम बेच के, अपनी कपास वगैरह दे के, चावल वगैरह दे के अफगानिस्तान से कोल मतलब लेते हैं। ठीक है, वहां से हम कोल मंगवाते हैं, अपना कोल हम यूज नहीं करते, और वो हमें फिर पड़ता भी बड़ा महंगा है। जो पिछली गवर्नमेंट आ रही थी उन्होंने
बड़े महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स लगाए थे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ी महंगी आ रही थी, ठीक है, जो पावर जनरेट करवा रहे थे वो भी बड़ी महंगी थी, और उसके साथ साथ हमें अपना जो कोल था उसको आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे थे, ठीक है जी। तो आपने बेटा इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है। आज का क्वेश्चन एज सच कोई नहीं है, ठीक है, तो आपने लेक्चर सुनने के बाद बस ओके रिपोर्ट देनी है कि लेक्चर हमने सुन ली है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा।